Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We are discussing chapter number 5, which is about states and phases of matter. This is our fifth lecture from this chapter, and the topic of today's lecture is energetics of phase changes. This lecture is based on student learning outcomes, which state that describe how heat of fusion and heat of vaporization affect the particles that make up the matter, and second SLO will also be discussed in this lecture that outline the importance of heat of fusion in the study of glaciers and ice sheets. डियर स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर में ये लर्न करना है कि हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन का सॉलिड में और लिक्विड में पार्टिकल्स पर क्या इफ़ेक्ट होता है, और इसके बाद आप सेकंड एसएलओ जो के मुताबिक आपने ये लर्न करना है कि ग्लेशियर्स और आइस कैप्स की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ की स्टडी में हीट ऑफ फ्यूजन किस तरह इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं ऑन द इफ़ेक्ट्स ऑफ heat of fusion and heat of vaporization on particles in matter। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मीन मेल्टिंग या कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू द लिक्विड स्टेट। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? द अमाउंट ऑफ heat energy which is required to convert 1 mole of the substance from solid to liquid at its melting point without changing the temperature is known as the molar heat of vaporization। यानी किसी सॉलिड के 1 मोल को लिक्विड में चेंज करने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पर टेम्परेचर चेंज किए बगैर जितनी हीट एनर्जी चाहिए वो मोलर हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। अब हम देखते हैं कि ये हीट जब हम सॉलिड को प्रोवाइड करते हैं तो इस सॉलिड के पार्टिकल्स पर क्या इफ़ेक्ट होता है। सो नंबर 1, इन द सॉलिड द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड इन फिक्स पोजिशन हेल्ड बाई स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के अंदर ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर हैं और वो पार्टिकल क्लोजली पैक्ड हैं, हेल्ड इन द फिक्स पोजिशन। व्हेन हीट ऑफ फ्यूजन इज एब्जॉर्ब द एनर्जी गोज इन वीकनिंग दीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर। ये हीट ऑफ फ्यूजन जब प्रोवाइड की जाती है, जब एब्जॉर्ब होती है, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होना शुरू हो जाती हैं। द पार्टिकल बिकम फ्री टू स्लाइड पास्ट वन एंड अदर, सो रिजिड सॉलिड लेटेस्ट बिकम्स फ्लूइड और लिक्विड। तो पार्टिकल जो हैं वो अब फिक्स पोजीशन पर नहीं रहते हैं, मूव करना शुरू करते हैं, लेकिन अब भी क्लोज हैं। दे ओनली स्लाइड पास्ट ईच अदर। तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज इंक्रीज टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोजर हैं। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल रिमेन सेम, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज तो करती है, लेकिन ये इंक्रीज़ करती है टू स्मॉल एक्सटेंट। किस वजह से? क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाती हैं। तो ये तो मोलर हीट ऑफ फ्यूजन का पार्टिकल पर इफ़ेक्ट है। अब हम देखते हैं कि मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन का पार्टिकल पर इफ़ेक्ट क्या होता है। व्हाट इज़ द मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन? वेपराइजेशन का मतलब है conversion of the substance from liquid to gaseous state. Now, it can be defined as the amount of energy required to convert 1 mole of liquid into vapors at its boiling point without change in temperature is known as the molar heat of vaporization। यानी किसी लिक्विड के 1 मोल को जब हम उसके बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर फेस में या गैस फेस में चेंज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी चाहिए वो मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाती है। तो अब हम देखते हैं
कि मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन का इस पार्टिकल्स पर, लिक्विड के पार्टिकल पर क्या इफेक्ट होता है। इन अ लिक्विड द पार्टिकल्स आर ऑलरेडी फ्री टू मूव but still held together by intermolecular forces of attraction. Particles force of attraction completely break नहीं हुई. Heat of vaporization supplies energy to completely overcome. सॉरी, इसमें दोबारा पॉइंट हम देख लेते हैं। लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स अब भी क्लोज हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीट ब्रेक नहीं हुई लिक्विड के अंदर। हीट ऑफ वेपराइजेशन सप्लाइज एनर्जी टू कंप्लीटली ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जब हम ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं। पार्टिकल एस्केप इनटू गैस फेस, बिकम वाइडली स्पेस्ड एंड मूविंग रैंडमली एंड मोर फास्टली। अब पार्टिकल्स जो है वो जब गैस फेस में एंटर होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, दैट दे बिकम वाइडली स्पेस, रैंडमली मूव करते हैं विद हाई वेलोसिटीज। अगेन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस फेज चेंज। काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा इंक्रीज करती है एज पार्टिकल्स दे सेपरेट फास्ट अपार्ट ईच अदर। तो ये हो गया इफेक्ट पार्टिकल्स पर। और अब हम सेपरेटली पॉइंट हमारे पास यही है, ये चीज़ हम बात डिस्कस करेंगे कि मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन आखिर कैसे मोलर ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन से ज़्यादा है। तो यूजुअली मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन मोलर हीट ऑफ फ्यूजन की निस्बत तकरीबन 5 to 10 टाइम ग्रेटर होती है। मिसाल के तौर पे वाटर की मोलर हीट ऑफ फ्यूजन 6 किलो जूल पर मोल है और इसकी जो मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है ये तकरीबन 40 किलो जूल पर मोल है, 42 किलो जूल पर मोल। मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन मोलर हीट ऑफ फ्यूजन की निस्बत कैसे ग्रेटर है। नो व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग मेल्टिंग, यानी सब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो क्या होता है, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकम वीक बट नॉट कंप्लीटली ब्रोकन डाउन। There is small change in interparticle distance as particles are still closer to each other. So there is small change in potential energy. यानी जब एक सॉलिड मेल्ट करता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक तो हो जाती हैं, कंप्लीटली ब्रेक नहीं होती। पार्टिकल्स क्लोजर हैं, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस में बहुत स्मॉल इंक्रीज आती है क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे पर से स्लाइड करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी में भी जो है वो चेंज जो आएगी वो कम होगी क्योंकि डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा ब्रेक नहीं हुई, वीक हुई हैं। इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कम है। लेकिन वेपोराइजेशन यानी कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस और वेपर्स, इसमें क्या होता है कि इंटर पार्टिकल फोर्सेस आर कंप्लीटली ब्रोकन डाउन। पार्टिकल बिकम वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, दे मूव रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शन विद द हाई वेलोसिटीज। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीटली ब्रेक होने की वजह से पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस में लार्ज इंक्रीज वजह से पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज भी ज़्यादा होती है। तो इन रीज़न की बेस पर हम कह सकते हैं कि मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। सेकेंड SLO की तरफ हम मूव करते हैं। Second SLO is about the importance of heat of fusion in glaciers and polar ice caps. हीट ऑफ फ्यूजन, जैसे अभी हमने ये स्टडी किया, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस
in solid state into liquid at its melting point without change in temperature. Now, heat of fusion is important in the study of glaciers and climate science. क्यों important है? Because it determines energy needed to melt the polar ice या glaciers या ice caps. It regulates the climate. It influences the glacier movement and sea level rise. इन रीजंस की बेस पर हीट ऑफ फ्यूजन इज इम्पॉर्टेंट। तो अब हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। नंबर वन, मेल्टिंग ऑफ आइस रिक्वायर्स लार्ज एनर्जी, जिसको हम मोलर हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 334 जूल पर केम। This energy is absorbed during melting and also released during the freezing. Value ज़्यादा है। This high value means that huge amount of heat is required to melt glaciers and polar ice caps, which strongly influences the earth heat balance. यानी जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, हीट एब्जॉर्ब होगी, और जब फ्रीजिंग का प्रोसेस होगा तो हीट रिलीज होगी। तो इस तरह अर्थ का टेम्परेचर इस तरह तो है बैलेंस रहेगा। इट रेगुलेट द ग्लोबल क्लाइमेट बिकॉज मेल्टिंग एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विदाउट रेजिंग टेम्परेचर। देयरफॉर ग्लेशियर एंड पोलर आइस एक्ट एज क्लाइमेट स्टेबलाइजर, प्रिवेंटिंग रैपिड टेम्परेचर राइज इन द पोलर रीजन्स। जब ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं तो हीट तो एब्जॉर्ब होती है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, क्योंकि मेल्टिंग के दौरान जो तमाम हीट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने में यूज़ होती है। तो इस तरह क्लाइमेट स्टेबल रहता है। एनर्जी बफर इफेक्ट, हीट ऑफ फ्यूजन सर्व एज एनर्जी बफर, यानी ये टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है। सीजनल मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ आइस इन्वॉल्व द एनर्जी एक्सचेंज। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेल्टिंग में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, फ्रीजिंग में रिलीज होती है, एंड इट मॉडरेट द टेम्परेचर चेंज बोथ लोकली एंड ग्लोबली। सी लेवल राइज, heat of fusion help to calculate the energy needed to melt certain volume of ice, which predict the sea level rise during melting ice caps and glaciers. हीट ऑफ फ्यूजन से हम ये मालूम कर सकते हैं कि ग्लेशियर का वॉल्यूम कितना, जो ग्लेशियर के वॉल्यूम को मेल्ट करने के लिए कितनी हीट एनर्जी चाहिए, और उससे सी लेवल में कितना राइज होगा। Glacier dynamics, melting at the base of glaciers caused by geothermal heat depends upon the heat of fusion. जियोथर्मल प्रोसेस की वजह से ग्लेशियर के बेस पर हीट प्रोड्यूस होगी, और वो हीट भी एब्जॉर्ब होगी टू द ग्लेशियर एज हीट ऑफ फ्यूजन, एंड दिस मेल्टिंग लुब्रिकेट आइस, लुब्रिकेट द ग्लेशियर्स। उनकी मूवमेंट शुरू हो जाएगी, एंड द ग्लेशियर बिगिन टू move out, or they begin to flow. Delayed temperature change. During melting, absorbed energy doesn't increase the temperature but goes into phase changes. टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जैसे मैंने बताया कि तमाम की तमाम हीट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करती है। दिस काजेज लेस टेम्परेचर चेंज इन द पोलर रीजन, डिलेइंग वार्मिंग अनटिल मच आइस इज मेल्टेड। जब आइस मेल्ट कर जाती है तो उसके बाद जो है वो टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है। इम्पैक्ट ऑन फ्लडिंग, melting of ice due to the heat of fusion adds large amount of fresh water to the rivers and stream, which can cause flooding. Through the analysis of heat absorbed during the melting process of glaciers and ice caps, the researchers are able to obtain valuable information about the previous
क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए जो है ये हीट ऑफ फ्यूजन से हम ये मालूम कर सकते हैं कि आइस की मेल्टिंग से जो है वो कितना वाटर प्रोड्यूस होगा, कितना रिवर्स में और स्ट्रीम्स में एडअप होगा जो को फ्लड काज करता है। तो इस तरह हीट एब्जॉर्ब करने जो एब्जॉर्ब होती है और जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है उससे क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो प्रिडिक्ट की जा सकती हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे, ये जो हमने कंप्लीट किया है। इसको आप अपनी बुक से पढ़िएगा। ये दोनों टॉपिक्स ज़रा बुक से थोड़े से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से लिखें ताकि आपकी का अंडरस्टैंडिंग लेवल बेहतर हो सके। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।